जय हिंद। हम आज बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का एक नया टॉपिक, जिसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। आप सुने भी होंगे, है ना, जिसे कॉमनली हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक नया नाम दिया है। नाम क्या दिया है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यानी जब सिर्फ एक जीन के जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो आपस में इनहेरिट करता है, आपस में ब्रीडिंग करके, आपस में हाइब्रिडेशन करके नए ऑफस्प्रिंग में जब उसके कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, इस फेनोमेनन की हम बातें करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज के एनसीईआरटी के एक एक लाइन को। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड। इन्होंने क्या किया था? मेंडल साहब ने क्या किया? जहां पर इन्होंने टॉल प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट, वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यानी एक जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए इन्होंने टॉल प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट को आपस में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। He collected the seeds produced as a result of this cross। यानी जो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के से जो रिजल्ट आया, उससे जो सीड आया, उन सीड्स को क्या किया? इन्होंने कलेक्ट कर लिया। एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और जो सीड मिला उससे प्लांट का ग्रोथ करवाया, और ग्रोथ करवाने के बाद पहला हाइब्रिड जनरेशन इन्होंने मिला। दिस जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज फिलियल वन प्रोजेनी, और शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। ध्यान रहे, F स्टैंड फॉर फिलियल। ये वर्ड पूछा जा सकता है और पूछा गया हुआ है आगे पीछे क्वेश्चंस में, है ना, कि F1 जनरेशन, F स्टैंड फॉर फर्स्ट, है ना, वन यानी F स्टैंड फॉर फिलियल और वन यानी फर्स्ट। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी वर टॉल। ये बड़ा संभव हुआ मेंडल साहब को कि यार जब इन्होंने सिर्फ टॉल प्लांट को, ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया, जो सीड मिले, सीड को जनरेट किया, ग्रीव करा, और ग्रीव करने के बाद इन्हें क्या मिला? प्लांट F1 जनरेशन के, और सारे के सारे प्लांट कैसा मिला है? टॉल। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट। यानी जो दो पेरेंट थे उनमें से एक पेरेंट की तरह। कौन से? टॉल पेरेंट की तरह। नन वर ड्वार्फ। और ये भी अचंभा वाली बात है कि जो दो पेरेंट थे, दो में से एक के जैसा तो कैरेक्टर मिला, लेकिन दूसरों के जैसा नहीं मिला, यानी ड्वार्फ कोई भी नहीं हुआ। नाउ ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेट। और भी जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जो मेंडल साहब के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, बाकियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, और सेम ऑब्जर्वेशन मिला कि जो दो पेरेंट थे, दो में से एक पेरेंट के जैसा तो F1 जनरेशन का कैरेक्टर मिलता है और दूसरे के जैसा नहीं मिलता है। ही फाउंड दैट F1 always resemble either one of the parent। यानी जो F1 प्रोजेनी मिल रहा था वो हमेशा कोई एक पेरेंट की तरह रिजेंबल कर रहा था, कोई एक पेरेंट की तरह रिजेंबल कर रहा था। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। यानी F1 जनरेशन में जो दूसरा पेरेंट है उसके कैरेक्टर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता है, कहानी अब यहां से स्टार्ट होता है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स। यानी जो भी F1 प्लांट मिला मेंडल साहब को, उस F1 प्लांट्स के बीच में ही आपस में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाना शुरू कर दिया। एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलियल 2 जनरेशन, यानी F2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। यानी जो F1 जनरेशन में, F1 प्रोजेनी में जो कैरेक्टर नहीं आ पाया था, जो पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, F2 जनरेशन में वही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस करने लगा। The character that was not seen in the F1 generation was now expressed। जो F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाया था वो F2 जनरेशन में आज दिखाई देने लगा। The proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plant। यानी जितने F2 plants मिले उनमें से 1/4 कैसे थे? dwarf। while 3/4 of the F2 plant were tall। जबकि 3/4 कैसे थे? टॉल प्लांट थे। The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending। यानी जो
F2 जनरेशन मिले, F2 जनरेशन में जो 4 में से 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिले, एक टॉल और ड्वार्फ अपने पेरेंट्स की तरह थे, कोई भी कैरेक्टर का यहां पर मिक्सिंग नहीं हुआ। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर इधर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, यानी इनके बीच में इंटरमीडिएट टाइप का कोई भी नहीं मिला, दोनों पेरेंट्स की तरह ही मिले। Similar results were obtained with the other traits that is studied. Only one of the parental traits were expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion of 3:1. क्या बोल रहे हैं, फिर से लाइन पढ़ते हैं। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड, यानी और भी जितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे सबके साथ यही रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में से 2 पेरेंटल कैरेक्टर में से एक तो एक्सप्रेस होता है, व्हाइल एट द F2 स्टेज, जबकि F2 स्टेज में both the character were expressed in the proportion of 3:1, जबकि जब हम F2 जनरेशन की बातें करते हैं तो F2 जनरेशन में दोनों पैरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, रेशियो लेकिन क्या होता है, 3:1 होता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। The contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 स्टेज, चाहे F1 स्टेज की बातें कर ले चाहे F2 स्टेज की बात कर ले, कैरेक्टर्स का ब्लेंडिंग कहीं भी नहीं हुआ। क्लियर है, आगे। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स। मेंडल साहब ने कंक्लूजन दिया कि कुछ न कुछ ऐसा था जो जैसा था उसी तरीके से पास हुआ, कहां से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, किसके माध्यम से, गैमेट्स के माध्यम से, ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ही कॉल्ड these things as factor। याद होगा मेंडल साहब ने पहली बार एक वर्ड इस्तेमाल करा था जिसे क्या बोला गया था, फैक्टर। बाद में उसी फैक्टर को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जैसे आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, जीन, है ना। नाउ वी कॉल देम एज जीन। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज बाय जीन के थ्रू ही कुछ ना कुछ कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, दैट इज बाय जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आगे दे रखा है, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी दे कंटेन कहने का मतलब क्या, जीन के बारे में बातें हो रहा है। जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन, यानी जीन के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज रिक्वायर्ड, जिसका जरूरत होता है किसके लिए, टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जरूरत पड़ता है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील। बहुत कीमती लाइन है, यानी एक ऐसा जीन जो कंट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करता है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट दैट आर नोन एज एलील, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। यानी जीन और एलील के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं। और आपको बताते चलूं कि दोनों एलील कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। यानी एक जीन के पास एट अ टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन कितने एलील होंगे, 2 एलील होंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही एलील होता है, 2 से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन जीन के पास कितने एलील होंगे, 2 एलील होंगे। क्लियर है क्या, तो ध्यान रखना है। और इन दोनों एलील को मिलाकर क्या बोल देते हैं, जीन। दैट इज व्हाई एलील को क्या बोल सकते हैं, एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म है, एक दूसरा फॉर्म है। जो एलील हमेशा किस कंडीशन में होता है, पेयर्ड कंडीशन में होता है ना। लेकिन इसका नंबर, एलील का नंबर ज्यादा हो सकते हैं। एक्सप्रेशन के टाइम पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा किस कंडीशन में होगा, पेयर्ड कंडीशन में होगा, है ना, 2 ही होगा। आगे, if we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other। यानी जो F1 में एक्सप्रेस कर पा रहा है उसके लिए तो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसे कैपिटल T
जो टॉल के लिए, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया उसे हम उसी लेटर का स्मॉलर वर्जन में लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, capital T is used for the tall trait and small t for the dwarf, and small t and capital T are the alleles of each other, दोनों एक दूसरे के allele हैं। Hence, in plant the pair of alleles for height would be capital T, capital T small t, or small t small t. Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous, capital T small t respectively. Capital T and small t are the genotype of the plant, while the descriptive term tall and dwarf are the phenotype. ये भी हमें ध्यान रखना है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप यानी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जीनोटाइप कहने का मतलब है जेनेटिक मेकअप जो है। देखिए, what then would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T small t? भाई tall होगा, ठीक है। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance. यानी मेंडल साहब ने क्या ऑब्जर्व करा, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है और जिसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों का फिनोटाइप सेम है। दोनों का फिनोटाइप क्या है? तो दोनों का फिनोटाइप टॉल ही है। बात समझ में आ रही? He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other, and hence it's called the dominant factor, while the other factor is recessive. In this case, capital T is dominant over small t, that is recessive. He observed identical behavior for all other character trait pair that is studied. यही similar character बाकी सारे के सारे characters के ऊपर भी उन्होंने स्टडी किया और ऐसा ही कुछ उन्हें रिजल्ट भी मिला, ऐसा ही कुछ बिहेवियर मिला। It is convenient to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. अब हम क्या करेंगे? ऐसा कई बच्चे ऐसा भी तो सोच सकते हैं, सर डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी, टॉल के लिए तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लिख सकते हैं क्या? लिख तो सकते हैं, लेकिन इसे याद रखना बड़ा मुश्किल होगा, समझ रखना बहुत, इसको समझ के रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट भाई, हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, जो लेटर कैपिटल मिलते हैं उसी को हम स्मॉल में भी लिखते हैं। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स ऑफ द सेम जीन or not. Alleles can be similar as in the case of homozygote, capital T, small t, or can be dissimilar as in the case of heterozygote, capital T, small t. Since the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, it is a monohybrid, and cross between capital T, small t, it is a monohybrid cross. From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending, यानी जो recessive parental का कैरेक्टर है वो बिना मिक्स हुए F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है। We can infer that when the tall and dwarf plant produces gamete, जब tall और dwarf plant gamete प्रोड्यूस करते हैं by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate. और सेपरेट के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। यानी एक पेरेंटल फादर का और एक मदर का एक पेयर में है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोनों में से कोई एक आगे गैमेट के बन के जाते हैं, यानी दोनों एक साथ प्रेजेंट तो थे लेकिन दोनों में मिक्सिंग नहीं हुआ था। इसलिए जब सेपरेट होने की बारी आई तो दोनों आराम से अलग अलग हो गए, या तो पेरेंटल आ सकता है और या तो मैटरनल आ सकता है। देयर है दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस, ये पूरी तरीके से रैंडम है, एंड सो देयर इज अ 50% chance of a gamete containing either allele, as has been verified by the results of the crossing, जैसा कि क्रॉसिंग के थ्रू ये रिजल्ट को वेरीफाई भी कर लिया गया था। In this way, the gametes of the tall capital T plants have the allele capital T, and the gametes of the dwarf small t plant have the allele small t. During fertilization, the two alleles capital T from one parent through the pollen and small t from the other parent through the egg are united to produce zygotes that have one capital T allele and one small t allele. In other words, the hybrid have
capital T small t. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plants are called the heterozygous. The production of gametes by the parent, the information of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram that is called the Punnett square. Punnett square एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, जिनका नाम क्या था, R.C. Punnett, Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. यानी Punnett स्क्वायर के थ्रू पता क्या करते हैं, तो कितने ऑफस्प्रिंग बनने का प्रोबेबिलिटी है, क्या उसका जीनोटाइप हो सकता है, सारा कुछ हम इस Punnett स्क्वायर के थ्रू पता लगा सकते हैं. The possible gametes are written in two sides, usually the top row and the left column. जैसे मैं बताऊं, ये मान के चलो कि ये स्क्वायर है, Punnett स्क्वायर है, तो इस साइड गैमेट लिखेंगे और इस साइड गैमेट लिखेंगे, ठीक है. All possible combination are represented in boxes below in the square, which generates a square output form. The Punnett square show the parental tall capital T and dwarf small t plants, the gametes produced by them, the F1 capital T small t progeny, the